आज हम क्लास 10 का साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक के बारे में बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ लिखा है बच्चों। तो बच्चों सभी बच्चे अपने अपने कॉपी निकालें और जो हम महत्वपूर्ण बिंदु को बनाएंगे उस बच्चे उसको नोट बढ़िया से करेंगे। चलिए चलते हैं। कार्बन की प्रमुख बिंदु क्या क्या है, उनकी संयोजकता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उनका परमाणु संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, आज कार्बन कैसा होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स लिखेंगे। कार्बन का महत्वपूर्ण बिंदु, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। क्रमांक संख्या कार्बन का 6 होता है। द्रव्यमान संख्या कार्बन का 12 होता है। परमाणु द्रव्यमान कार्बन का 12.0109 यूनिट होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो 2,4 होता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होता है। कार्बन एक अधातु होता है। ये है कार्बन के महत्वपूर्ण बिंदु, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इनका क्रमांक संख्या 6 होता है, द्रव्यमान संख्या 12 होता है और परमाणु द्रव्यमान 12.0109 यूनिट होता है और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होता है और कार्बन का एक अधातु होता है। नोट कर लिए बच्चों? बिल्कुल। अब हम इसके बाद चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी में कार्बन की कितनी मात्राएं होती है। भौम प्रॉपर्टी में कार्बन की मात्रा। भू प्रॉपर्टी में खनिज जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र HCO3, कोयला, पेट्रोलियम, के रूप में कार्बन की मात्रा 0.02% होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है। दवा, साबुन, कागज, कपड़ा इत्यादि जैसे पदार्थ
कार्बन के यौगिक से बने होते हैं। ये है बल प्रॉपर्टी में कार्बन की मात्रा। बल प्रॉपर्टी में खनिज जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र HCO3, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में कार्बन की मात्रा 0.02% होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%। दवा, साबुन, कागज, कपड़ा इत्यादि जैसे पदार्थ कई हैं जो कार्बन के यौगिक से बने होते हैं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं रासायनिक आवरण क्या होता है, इनके कितने प्रकार होते हैं, उनका क्या डिफिनेशन होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। रासायनिक आवरण के प्रकार। तो बच्चों रासायनिक आवरण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आयनिक आवरण और दूसरा होता है सहसंयोजी आवरण। हम आयनिक आवरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आयनिक आवरण का परिभाषा याद करते हैं। आयनिक आवरण क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने से, जब इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान करने से बने आवरण को हम आयनिक आवरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने से बने आवरण को आयनिक आवरण कहा जाता है। जैसे बच्चे, जैसे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। यदि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,8,1 होता है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,8,7 होता है। और मैंने पहले ही बताया था बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम के बाह्यतम कोश में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी यह अष्टक का पालन करेगा और चाहे अस्थिर रहेगा। बाकी हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी नीचे तक होते हैं उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होना चाहिए, तभी यह अस्थिर रहेगा यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा। तो क्या करना है बच्चों, यहाँ 2,8 है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बच्चों ये 7 इलेक्ट्रॉन ना तो ये ले सकता है और ना ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। इसलिए क्या करेगा बच्चों, सोडियम के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ 2,8 हो जाएगा और यहाँ 2,8 रहेगा। इसका मतलब है कि अब सोडियम अस्थिर हो गया यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने यानी अस्थिर हो गया। इस प्रकार ये आयनिक आवरण अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं और लेते हैं। चलिए नोट कर लिए आप लोग? बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब हम चलेंगे बच्चों, सहसंयोजी आवरण क्या होता है। सहसंयोजी आवरण का पता ही चलता है
कि जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी सहसंयोजी आवन, जब दो परमाणुओं के बीच परस्पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, जब दो परमाणुओं के बीच परस्पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जब दो परमाणु परस्पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने रासायनिक आवन को सहसंयोजी आवन कहते हैं। यहाँ बच्चे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल सहसंयोजी आवन, दूसरा द्वि सहसंयोजी आवन, और तीसरा त्रिसहसंयोजी आवन। सहसंयोजी आवन क्या होता है? जब दो परमाणु परस्पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो रासायनिक आवन बनता हो उन्हें हम सहसंयोजी आवन कहते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजी आवन, द्विसहसंयोजी आवन और त्रिसहसंयोजी आवन। अब हम सहसंयोजी आवन का उदाहरण देखते हैं। OH2 अणु में दो ऑक्सीजन, H2 अणु में दो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन को अस्थिर होने के लिए यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लेगा। अब यहां भी देखना है कि ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी अपना अस्थिर होने के लिए या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी करेगा। तो इस प्रकार ये ऑक्सीजन के जो 2 अणु होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। इसके बाद हम चलेंगे सहसंयोजन के आवन, जो 3 प्रकार जो मैंने बताया था, एकल सहसंयोजी आवन, द्विसहसंयोजी आवन और त्रिसहसंयोजी आवन। सभी का एक एक करके डेफिनेशन देखेंगे और एक एक करके उदाहरण भी स्पष्ट करेंगे। एकल सहसंयोजी आवन। बच्चों, जब दो परमाणु
के बीच परस्पर एकल जोड़ी इलेक्ट्रॉन से बने आवरण को एकल सहसंयोजी आवरण कहते हैं। जैसे बच्चे मेथेन, कार्बन के बाइटर कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1, 2, 3, 4। सॉरी जैसे H2 अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, इसके बाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसके बाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए यानी खुद को अस्थिर होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन से इस हाइड्रोजन से साझेदारी कर लेगा। और ये भी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। इसे भी अपने अस्थिर होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लेगा। इस प्रकार ये दोनों अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। अब हम चलते हैं बच्चों द्विसहसंयोजी आवरण। द्विसहसंयोजी आवरण क्या होता है? जब दो परमाणु के बीच परस्पर द्विजोड़ी इलेक्ट्रॉन से बने आवरण को हम द्विसहसंयोजी आवरण कहते हैं। दो परमाणु के बीच परस्पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आवरण को द्विसहसंयोजी आवरण कहते हैं। जैसे H2 अणु में 2 ऑक्सीजन का परस्पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। एक ऑक्सीजन यहाँ है बच्चों और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ है। इसके बाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है। 1 2 3 4 5 6। इसके भी बाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है। तो ऑक्सीजन अपना अस्थिर यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लेगा और ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन और करने के लिए ये भी इससे साझेदारी कर लेगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो इसको कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? इस ऑक्सीजन से लेगा, तभी तो अपना अस्थिर पालन करेगा यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। यानी ये जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इन्हें भी अपना अस्थिर होने के लिए हमें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये भी ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये दोनों ऑक्सीजन अपने खुद रूप से ये अपना अस्थिर पालन कर लिया। अब हम चलते हैं त्रिसहस्राब्दी आबंध। दो परमाणु के बीच परस्पर त्रि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, त्रि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को त्रिआबंध कहते हैं, त्रिसहस्राब्दी आबंध कहते हैं। जैसे जैसे बच्चे N2 अणु में दो नाइट्रोजन परमाणु के बीच त्रि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, त्रि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। एक नाइट्रोजन यहाँ है, दूसरा नाइट्रोजन यहाँ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक 2,5 होता है, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक 2,5 होता है। इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। इनके भी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी यह अस्थिर होगा यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी अस्थिर होने के लिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लेगा, तब ये अपना अस्थिर कर पाएगा। ये देखिए बच्चों, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, तो 3 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लेगा, तो ये अपना अस्थिर हो गया यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब ये नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तो ये क्या करेगा? इससे साझेदारी कर लेगा। तो ये नाइट्रोजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार हमने देखा सहस्राब्दी आबंध में किसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बनता है। अब हम इस वीडियो में बच्चों देखेंगे 1 से 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता और उनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का परमाणु संख्या 2, लिथियम का परमाणु संख्या 3, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, बोरॉन का परमाणु संख्या 5, कार्बन का परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 और नियोन का परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संयोजकता, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और संयोजकता। बच्चों 1 से 20 तक जितने भी एलिमेंट हैं उनका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि फर्स्ट कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन अत्यंत आवश्यक है।
सेकंड कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ये 1 से 20 तक इस महत्वपूर्ण बिंदु को जानना बहुत जरूरी है। तो अब देखते हैं कि हाइड्रोजन के पास परमाणु संख्या 1 होता है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे। हीलियम के पास 2 परमाणु संख्या होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे। लिथियम के पास परमाणु संख्या 3 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे। बेरिलियम के पास परमाणु संख्या 4 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे। बोरॉन का परमाणु संख्या 5 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। सल्फर का परमाणु संख्या 6 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 8 से ले लेगा। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और 5 इलेक्ट्रॉन 8 से ले लेगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और 6 इलेक्ट्रॉन 8 से ले लेगा। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और 7 इलेक्ट्रॉन 8 से ले लेगा। नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और जो 8 इलेक्ट्रॉन बचता है वो इससे ले लेगा। यदि इसके बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें, तो इस हाइड्रोजन में बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 1, तो 1 होगा। इस तत्व के बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 2, तो 2 होगा। इस तत्व के बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1, तो 1 होगा। इस तत्व के बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2, तो 2 होगा। इस तत्व के बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 3, तो 3 होगा। इस तत्व के बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 4, 4 होगा। इस तत्व के बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 5, तो 5 होगा। इस तत्व के बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया है? 6। इस तत्व के बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया है? 7। इस तत्व के बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया है? 8। यदि हम इनकी संयोजकता को देखें, तो बच्चों याद रखिएगा, किसी भी तत्व के बायटम कोष में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 और 4 रहे, तो संयोजकता भी यही हो जाएगा। संयोजकता भी यही हो जाएगा। अब देखिए, इसके बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है? 1, तो संयोजकता क्या होगा? 1। इसके बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना दिया है? 2, तो संयोजकता कितना होगा? 2। इसके बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो इसकी संयोजकता भी 1। इसके बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो संयोजकता भी 2। इसके बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, तो संयोजकता भी 3। इसके बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 4, तो संयोजकता भी 4। और 4 से अधिक रहने वाला इलेक्ट्रॉन यदि रहता है किसी तत्व में और उनके बायटम कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, तो हमेशा याद रखिएगा 8 से माइनस कर दीजिएगा, तो उनकी संयोजकता निकल जाएगा। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, बायटम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5, तो 8 में 5 घटा दीजिएगा, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 3। 8 में 6 घटा दीजिएगा, इसका संयोजकता 2। 8 में 7 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिएगा, तो इसकी संयोजकता 1। और 8 में 8 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिएगा, इसकी संयोजकता 0। तो इस प्रकार 1 से 10 तक हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया, बायटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लिया और इनका संयोजकता भी देख लिया। अब चलते हैं 11 से 20 तक। नोट कर लीजिए बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया? बिल्कुल। अब देखते हैं सोडियम का परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, सल्फर का परमाणु संख्या 16, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, आर्गन का परमाणु संख्या 18, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20।
यदि हम देखते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, बाकी 9 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। इसमें परमाणु संख्या कितना होता है, इसका मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है, 12, इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है, 13, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, बच्चा 11, तो 8 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, बच्चा 3 और 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और 5 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, फिर 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, फिर 7 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो इस प्रकार हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लिए। अब हम चलते हैं कि इनके बायतर कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। इसके बायतर कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसके बायतर कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसके बायतर कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, इसके बायतर कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, इसके बायतर कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7, 8, 1, 2। अब हम इनकी संयोजकता निकालते हैं। अब देखिए इस तत्व के बायतर कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना दिया, 1, इसका मतलब इसका संयोजकता 1, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी तत्व के बायतर कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 दिखाई दे तो वह उनकी संयोजकता हो जाता है। इसके बायतर को इस तत्व के बायतर कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, 2, तो इसकी संयोजकता भी 2। इस तत्व के बायतर कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया है, 3, इसका मतलब संयोजकता भी 3। इस तत्व के बायतर कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया है, 4, इसकी संयोजकता 4। इस तत्व के बायतर कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना दिया, 5, इसका मतलब है 8 में 5 जाएगा तो 3 बचेगा। इस तत्व के बायतर कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया, 6, इसका मतलब 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा। इस तत्व के बायतर कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना दिया, 7, इसका मतलब है 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। इस तत्व के बायतर कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना दिया है, 8 दिया है, इसका मतलब है 0 होगा। इस तत्व के बायतर कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना दिया है, 1, इसका मतलब संयोजकता 1 हो जाएगा। और इस तत्व के बायतर कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना दिया है, 2, इसका मतलब इसका संयोजकता भी 2 होगा। तो इस प्रकार हम 1 से 20 तक सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बायतर कोष की इलेक्ट्रॉन की संख्या और संयोजकता बहुत ही सरल रूप से ज्ञात कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को यह चीज समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चलेंगे बच्चों हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से ये पता चलता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन से एक यौगिक बनता है। अब हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार देखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं।
काला एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, उनका सामान्य सूत्र देखेंगे और इनके बारे में भी जानेंगे, इसको क्या कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एकल आबंध हो, जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एकल आबंध हो तो इसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब हाइड्रोजन एवं कार्बन के बीच एकल आबंध हो तो उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे एल्केन भी कहते हैं तथा इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। उदाहरण तौर पर हम कह सकते हैं मेथेन CH4। कार्बन का परमाणु संख्या कितना था 6 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना था 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कार्बन पर नाइट्रोजन कोष में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन भी 4 है तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन के भी नाइट्रोजन कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 1 1 1। अब हाइड्रोजन को भी अस्थिर होने के लिए नाइट्रोजन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 और कार्बन को भी अस्थिर होने के लिए यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन कोष में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8। तो ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी करेगा हाइड्रोजन से, ये क्या करेगा हाइड्रोजन से साझेदारी करेगा, ये क्या करेगा हाइड्रोजन से साझेदारी करेगा, ये क्या करेगा हाइड्रोजन से साझेदारी करेगा। तो इस प्रकार हाइड्रोजन भी इससे साझेदारी करेगा, हाइड्रोजन भी इससे करेगा, हाइड्रोजन भी इससे कर लेगा। तो इस प्रकार दोनों जो तत्व हैं ये खुद को अस्थिर कर लेते हैं और ये दोनों आपस में एकल आबंध बना लेते हैं। इन्हीं को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। C2H6 कार्बन के 2 है 2 1 2। हाइड्रोजन के 2 है 6। एक 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। इसके बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 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 1 इलेक्ट्रॉन।
ये ए इससे एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, ये 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 इससे एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 8 इस प्रकार कार्बन भी अपना अस्थिर पालन कर लिया। हाइड्रोजन भी एक इधर लिया, 2 इससे हो गया, 2 इसके पास भी हो गया, 2 इसके पास भी हो गया। तो इस प्रकार ये दोनों जो तत्व होते हैं ये खुद को अस्थिर कर लेते हैं। अब हम चलते हैं असंतुलित हाइड्रोकार्बन। असंतुलित हाइड्रोजन क्या होता है? जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध हो तो उन्हें हम असंतुलित हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब हाइड्रोजन एवं कार्बन के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध हो तो उन्हें हम असंतुलित हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें द्विआबंध वाले को एल्कीन कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। दूसरा, इसमें त्रिआबंध वाले को एल्काइन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे द्विआबंध वाले CnH2n होता है। यदि इसमें 2 पुट करते हैं C2H4 तो हम इसको क्या बोलते हैं? एथिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिन। क्या बोलते हैं बच्चों? एथिन। और यहां कार्बन कितना है? 2 है, तो एक कार्बन 2 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने हैं? अब कार्बन कितने हैं? 2, तो इनके बाध्यक कोष में इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4। कितने बच्चों? 4। एक यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा और एक यहां हो जाएगा। तो इसके भी बाध्यक कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है? 1। इसके बाध्यक कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है? 1। इसके बाध्यक कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 1। इसके बाध्यक कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 1। जो ये कार्बन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, ये भी इससे साझेदारी कर लेगा, और ये भी इससे साझेदारी कर लेगा, और ये भी इससे साझेदारी कर लेगा, और ये दोनों आपस में साझेदारी कर लेगा। तो इस प्रकार कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इस यहां हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां 4 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां 6 और 2 8। ये भी 2 यहां ले लिया, 2 यहां और 2 यहां, 6 और 2 8। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन से ले लिया, 2 हो गया। हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गया, हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गया, हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गया। इस प्रकार ये जो दोनों तत्व है अपने आप को अस्थिर कर लिया, यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं त्रिआबंध वाले। इसका सामान्य सूत्र है CnH2
N-2। यदि हम एथाइन की बात करें इसका सूत्र होता है C2H2। तो कार्बन के 12 दो रुको है, तो एक कार्बन दो कार्बन। इसके बाद में कोस इलेक्ट्रॉन से कितना होता है 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना है 2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में कोस इलेक्ट्रॉन से कितना होता है 1, इनके बाद में कोस इलेक्ट्रॉन से कितना होता है 1। तो ये क्या करेगा, इससे साझेदारी कर लेगा इलेक्ट्रॉन, ये इससे साझेदारी कर लेगा, ये इससे साझेदारी कर लेगा, ये इससे साझेदारी कर लेगा, ये इससे साझेदारी कर लेगा। इसका मतलब हो गया 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। इसका मतलब कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये अपना अस्थिर पालन कर लिया, यानी अपना आउटपुट कंप्लीट कर लिया। ये भी अपना आउटपुट कंप्लीट कर लिया। हाइड्रोजन के पास पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने के बाद ये हाइड्रोजन का भी अपना अस्थिर हो गया। और हाइड्रोजन के पास भी यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन था, इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये भी है हाइड्रोजन अस्थिर हो गया, यानी अपना आउटपुट कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच द्वितीय आबंध या तृतीय आबंध को ही हम असंतुलित हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिससे हम इसे इस ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं। इसके बाद बच्चों चलेंगे हम समव्यवता। समव्यवता किसे कहते हैं? तो बच्चों समव्यवता कहने का मतलब होता है कि यह ऐसा यौगिक होता है जिनका अणुसूत्र समान होता है, परंतु इनकी संरचना जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, इन्हें हम समव्यवता कहते हैं। ऐसा यौगिक है जिनका अणुसूत्र समान है, परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। इन्हें हम समव्यवता कहते हैं। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन, इसका सूत्र होता है कार्बन पर 4 हाइड्रोजन पर 10। आइसोब्यूटेन, इसका भी सूत्र होता है कार्बन पर 4 और हाइड्रोजन पर 10। कार्बन कितना है 4, 1 2 3 4। ये कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन। अब हम इसी आइसोब्यूटेन में देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। 1 2 3, एक यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 एक हाइड्रोजन यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार ये समव्यवता का एग्जाम्पल है। इनका अणुसूत्र समान होता है, परंतु इसके जो संरचना होता है वो भिन्न भिन्न होता है। इसके बाद हम चलेंगे आईयूपीएसी नामांकन चित्र देखेंगे। तो बच्चों आईयूपीएसी नामांकन को जानने से पूर्व सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूं। आईयूपीएसी का नामकरण जानने से पूर्व सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूं, ताकि आप लोग समझने में कोई दिक्कत ना आए। यदि कार्बन पर एक रहे, तो उसको बोलते हैं मेथ। कार्बन पर 2 रहे तो एथ,
कार्बन पर 3 रहे तो प्रोप, और कार्बन पर 4 रहे तो ब्यूट, और कार्बन पर 5 रहे तो पेंट, और कार्बन पर 6 रहे तो हेक्स, और कार्बन पर 7 रहे तो हेप्ट, और कार्बन पर 8 रहे तो ऑक्ट, और कार्बन पर 9 रहे तो नॉन, और कार्बन पर 10 रहे तो डेक। ये बेसिक रूप होता है आईयूपीएसी का नामकरण करने के लिए। इसके बाद हम चलेंगे, OH को ऑल बोलते हैं। OH ये प्रत्यय होता है, क्या होता है? प्रत्यय। OH को ऑल बोलते हैं। CO को बोलते हैं ऑन बोलते हैं। COOH को बोलते हैं ओइक बोलते हैं। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। Cl को क्लोरो बोलते हैं, Br को ब्रोमो बोलते हैं, और I को आयोडो बोलते हैं। तो ये चीज आना बहुत जरूरी है। यदि ये चीज लेंगे रहे तो ये सबसे पहले लगाया जाता है, और ये चीज रहे तो बाद में लगाया जाता है। यदि हम देखते हैं CH3 CH2 CH2OH, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो सबसे पहले ये कहना कार्बन केट हुए 1 2 3, तो कार्बन क्या है? 3, इसका मतलब प्रोप। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कार्बन और कार्बन के बीच किस तरह का बॉन्ड है? एकल बॉन्ड। एकल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया था? N लिखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि OH का प्रत्यय क्या होता है? ऑल होता है, इसलिए ऑल लिखिएगा। अब इस तीनों को जोड़िएगा तो अब क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। क्या बनेगा? प्रोपेनॉल बनेगा। तो ये प्रोपेनॉल का सूत्र होता है CH3 CH2 CH2OH। ये प्रोपेनॉल का सूत्र हो जाता है। इसके बाद मैं एक और ट्राई कर लेता हूं, CH3 CH2 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 COOH। अब बच्चों याद है कार्बन डेट हुए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट। अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच किस तरह का बॉन्ड है? एकल बॉन्ड, इसका मतलब है एन रहेगा। अब COOH इसका मतलब प्रत्यय है, और COOH का प्रत्यय क्या होता है? ओइक होता है। क्या होता है? ओइक। हम ओइक लिखेंगे। इसका मतलब है जब ये जुड़ेगा तो पेंटेनोइक का सूत्र हो गया CH3 CH2 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 COOH। ये बच्चों ये पेंटेनोइक का सूत्र हो गया। इसके बाद हम चलते हैं द्वितीय आबंध वाले का आईयूपीएसी नाम कैसे करते हैं। CH3 CH2 और Cl। यदि हम इसे देखते हैं तो हम बच्चों हमको दिखाई दे रहा है कार्बन केट हुआ है, 2 है, तो कार्बन 2 के लिए क्या होता है? 8। क्या होता है? 8। अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच किस तरह का बॉन्ड है? एकल बॉन्ड, इसका मतलब N लगेगा। अब बच्चों हमको ये देखना है कि Cl मतलब होता है ये उपसर्ग, तो ये सबसे पहले लगेगा। Cl क्या होता है? क्लोरो। यहां क्लोरो लगेगा। अब ये जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्लोरोथेन। होगा बच्चों क्लोरोएथेन।
ये क्लोरोएथेन का सूत्र हो गया CH3 CH2 Cl, ये क्लोरोएथेन का सूत्र हो गया। तो इस प्रकार हम यूपीएससी को डिटेल से जान लिए। तो आई होप बच्चों आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। तो यदि आप लोग इसको बढ़िया से समझ गए होंगे तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलें।